दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राहु केतु के ट्रांजिट के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी वर्तमान में 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस राशि परिवर्तन का पूरे विश्व में क्या फल प्राप्त होगा, पूरे विश्व में इसका क्या इफेक्ट होगा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। साथ ही आपके राशि के अनुसार आपको यह राहु केतु का ट्रांजिट किस प्रकार का फल देने वाला है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं। पहला 2 कमेंट का सॉल्यूशन हमारी तरफ से आपको कॉल करके अवश्य दिया जाएगा, यह मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। तो दोस्तों, 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु ग्रह 18 माह के लिए दूसरे राशि में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राहु और केतु ग्रह सदैव ही रेट्रोग्रेड होते हैं, सदैव विपरीत दिशा में चलते हैं। तो उनकी वक्र चाल के कारण राहु ग्रह अभी वर्तमान में मिथुन राशि में है और मिथुन राशि से वह वृषभ राशि में गोचर करेंगे। उसी प्रकार केतु ग्रह धनु राशि में है और धनु राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो राहु केतु के इस गोचर का क्या फल प्राप्त होगा पूरे विश्व को? जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुंडली का द्वितीय भाव आपका फैमिली, आपका वैल्यू सिस्टम, आपका धन, जमा धन, आपका एसेट, फैमिली से प्राप्त एसेट्स का स्थान है। उसी प्रकार कुंडली का अष्टम भाव गुप्त रूप से रोग, ऋण और शत्रु का स्थान माना गया है। यह भाव आयु, मृत्यु, दुर्घटना, आकस्मिक घटना या फिर किसी प्रकार का दुर्भाग्य, ये सभी चीजें हम कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं। तो राहु केतु का ट्रांजिट क्या फल देने वाला है पूरे विश्व को? राहु अभी वर्तमान में मिथुन राशि में है और इस मिथुन राशि में वह जीवनीय शक्ति को खोज रहे हैं। किसी प्रकार के एक ऐसे शक्ति को खोज रहे हैं, अर्थात लाइफ के एलेक्सर को खोज रहे हैं, और वह एलेक्सर राहु को वृषभ राशि में गोचर करते ही प्राप्त होगा। राहु ग्रह ज्यों ही वृषभ राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि वह पीछे से गोचर करेंगे, तो पीछे का जो नक्षत्र है वह मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र का 2 चरण वृषभ राशि के अंतिम के डिग्री में होता है। तो मृगशिरा नक्षत्र में जैसे ही राहु ग्रह गोचर करेंगे, वैसे ही राहु को एक जीवनीय शक्ति की अनुभूति होगी। राहु जागृत सा हो जाएगा और राहु को वह सोम रस मिल जाएगा, जिस सोम रस की प्यास उसे इतने दिनों से थी। और उस सोम रस मिल जाने के कारण पूरे विश्व में एक खुशहाली का माहौल फैल जाएगा। पूरा विश्व एक जॉय, एक हैप्पीनेस का फीलिंग करेगा। कहीं ना कहीं सभी के मन में एक मोटिवेशन लेवल बिल्टअप हो जाएगा और इस कारण अल्कोहल का मांग पूरे विश्व में बढ़ सकता है। लोग वाइन, बियर, इन चीजों के प्रति अपने मन को केंद्रित करेंगे। और मैं आपको बतला दूं कि यह जो राहु ट्रांजिट कर रहे हैं वृषभ राशि में, तो यह इंडिया के लग्न स्थान में वृषभ राशि है और यह इंडिया के लग्न स्थान में गोचर करेंगे। और भारतवर्ष की जो कुंडली है, भारतवर्ष की कुंडली में भी प्रथम भाव में राहु ग्रह विद्यमान है। तो राहु अपने वास्तव प्लेसमेंट में आ जाएगा, जहां पर भारतवर्ष की कुंडली में वह स्थित है। तो यह इंडिया के लिए भी बहुत ही बेहतरीन समय होने वाला है। दोस्तों, इसमें कुछ विषमताएं हैं। इन सभी विषमताओं के ऊपर हम आने वाले नेक्स्ट के वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे और भी इवेंट्स हो रहे हैं अभी वर्तमान में, जिसको देखना, समझना अति आवश्यक है। क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक रूप से, बहुत ही डायनामिक रूप से हमारे हिस्ट्री में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस आने वाले हैं। तो क्या वो चेंजेस है, ये तो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ राहु केतु के ट्रांजिट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो राहु ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करते ही उस कंफर्ट जोन को बढ़ाने वाले हैं, लोगों के हैप्पीनेस को बढ़ाने वाले हैं, लोगों के जॉयनेस को बढ़ाने वाले हैं। मृगशिरा नक्षत्र के बाद रोहिणी नक्षत्र का 4 चरण मिलेगा, जहां पर राहु ग्रह गोचर करेंगे। तो वहां पर
राहु ग्रह का एक अट्रैक्शन हो सकता है मेटलिस्टिक चीजों के प्रति। राहु ग्रह अपने गेन, अपने फायदा के लिए सोचने लगेंगे, जिसके कारण पूरे विश्व में लोग सिर्फ अपने सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे। एक सेल्फिशनेस की स्थिति पूरे विश्व में व्याप्त होगी और वह सेल्फिशनेस मुख्यतः मेटेरियलिस्टिक चीजों को प्राप्त करने के लिए होगा, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए होगा। रोहिणी नक्षत्र में राहु ग्रह एक प्रोग्रेसिव नेचर को शो करने वाले हैं, जो कि समाज में एक क्रिएशन का कार्य करने वाला है। समाज में कई सारे ऐसे नई चीजें खड़ी की जाएंगी, नई चीजें, नया माहौल, नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाएगा, जो कि एक क्रिएटिव चीजों के लिए होगा। चूंकि वृष राशि शुक्र का अपना राशि है और यहां पर राहु ग्रह बहुत ही फेवरेबल फील करते हैं। कई विद्वानों का यह मत है कि राहु का उच्च राशि मिथुन राशि और वृष राशि दोनों ही होता है, और उसी प्रकार केतु ग्रह का धनु राशि और वृश्चिक राशि, यह दोनों ही राशि इनका उच्च का राशि है माना गया है। और अंतिम का जो नक्षत्र है वृषभ राशि में, जो अंतिम का नक्षत्र होगा जिसमें राहु ग्रह ट्रांजिट करेंगे, वह रहेगा कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र में राहु ग्रह कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, सरकार से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, कुछ स्कैंडल्स सामने आ सकते हैं समाज के मध्य, कुछ वैसे गुप्त चीजें, गुप्त बात, कोई स्कैम खुल सकता है जिसके कारण पूरा समाज एकजुट होकर किसी चीज को प्रोटेस्ट करने वाला है। कोई बड़े चेंज की आशंका हम कृत्तिका नक्षत्र में राहु ग्रह का ट्रांजिट में हम समझ सकते हैं। लोग सरकार की बात नहीं मानेंगे, ऐसा भी हो सकता है। एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी राहु के जब गोचर, राहु का गोचर जब कृत्तिका नक्षत्र में होगा। उसी प्रकार जब केतु ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो इनका वृश्चिक राशि में यह गोचर कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजों के कटौती को शो करने वाला होगा। यह आपके सामने वाले व्यक्ति, आपके सामने वाले देश से संबंध को विस्थापित करने वाला होगा। जैसा कि मैंने बतलाया, ज्यों ही राहु ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, वैसे ही राहु ग्रह को वह लाइफ का एलेक्सर प्राप्त हो जाएगा, वह अमृत प्राप्त हो जाएगा, वह सोम रस प्राप्त हो जाएगा, जिसका वह कल्पना, जिसका वह वेट इतने दिनों से कर रहे थे। और मैं आपको बतला दूं कि केतु ग्रह सप्तम भाव में गोचर करेंगे, अर्थात कि इंडिया की कुंडली के आधार पर मैं बोल रहा हूं, भारतवर्ष की कुंडली में राहु ग्रह सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो वैसे ही जैसे ही राहु ग्रह को यह सोम रस प्राप्त होगा, तो उस सोम रस के कारण कुछ युद्ध छिड़ सकते हैं। यह सोम रस क्या है? यदि हम इस सोम रस को डिफाइन करें तो शायद यह कोरोना वायरस, कोरोना महामारी का वैक्सीन हो सकता है। कुछ ऐसा फॉर्मूला हो सकता है जो कि समाज को एक अलग स्तर तक, एक अलग प्लेटफॉर्म तक ले जाए। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई ऐसा वस्तु हो सकता है जो कि पूरे समाज को रिफॉर्मेशन कर दे। और उस सोम रस के कारण केतु के वृश्चिक राशि में गोचर करते ही एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। उस युद्ध की स्थिति में कई सारे ब्लड शेड्स हो सकते हैं, कई ऐसे वॉर, कई ऐसे बॉम्बार्डिंग हो सकते हैं, जिसके कारण जन धन की हानि भी होने की संभावना बनती है। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि पूर्व जन्म के किसी फ्रेंडशिप का आगमन होगा, पूर्व जन्म का कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति से, सामने वाले देश से होगा, जो इस बार उदित हो जाएगा। और उस पूर्व जन्म के कर्म के कारण दो ऐसे देश, दो ऐसे व्यक्ति आपस में मिलकर काम करेंगे जो कि शायद विपरीत रहते थे। तो इस प्रकार की स्थिति पूरे समाज में होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु इज द क्रिएटर ऑफ न्यू कर्मा एंड केतु इज द डिस्ट्रक्टर ऑफ दैट कर्मा एंड क्रिएट द भोग ऑफ दैट कर्मा। किसी भी कर्म को न्यू रूप से उत्पत्ति करने के लिए यह राहु ग्रह का एनर्जी काम करता है, और केतु ग्रह का एनर्जी पुराने कर्म को समाप्त करने के लिए तथा पुराने कर्म
से रिलेटेड जो फल बन रहे हैं उसके भुगतान के लिए होता है। जब हम पूर्व कृत्य कर्मों का समापन करते हैं तभी मुक्ति प्राप्त हो पाती है। इसीलिए राहु और केतु ग्रह मुक्ति के कारक ग्रह माने गए हैं। वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूं कि कोई भी ग्रह जब ट्रांजिट करे तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा जब तक उस विशेष ग्रह की किसी प्रकार की दशा आपके जीवन में ना चल रही हो। लेकिन राहु और केतु ग्रह एक इस प्रकार के प्लैनेट हैं जो सदैव आपको चंद्रमा की भांति इफेक्ट करने वाले हैं। चंद्रमा आपका मन है, आपका कॉन्शियस माइंड है, और राहु और केतु ग्रह पाथ ऑफ दैट कॉन्शियसनेस है। उस पाथ में जिसमें वो चंद्रमा भ्रमण करते हैं वह पाथ है राहु और केतु। उस पाथ का जो नॉर्थ नोड है वह राहु है और साउथ नोड केतु ग्रह है। इसीलिए इस राहु केतु का ट्रांजिट को देखना अति आवश्यक हो जाता है। आइए समझते हैं यह राहु और केतु का ट्रांजिट आपको आपके राशि के अनुसार किस प्रकार से फलित होने वाला है। तो दोस्तों, आपको किसी भी ग्रह का गोचर को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अनेक भ्रांति में रहते हैं और यह भ्रांति फैलाने का मैं श्रेय आज के ज्योतिषियों को देता हूं, जो कई सारे वीडियोस राशिफल आदि के ऊपर डालते रहते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को यह क्लियर नहीं कर पाते कि यह राशिफल किस प्रकार से हमें देखना है। कुछ लोग अपने लग्न की राशि के आधार पर देखते हैं, कुछ अपने जन्म की राशि अर्थात चंद्रमा की राशि के आधार पर देखते हैं। तो इसका रियल तरीका क्या है, किस प्रकार से किसी गोचर को समझा जाए? इस गोचर को समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि बहुत ही विस्तार में है, सिर्फ इसी विशेष टॉपिक पे है कि गोचर को किस प्रकार से समझें। आप कृपया उस वीडियो को पहले रेफर करें। आपको ऊपर वाले आइकन में आप देख सकते हैं, वो वीडियो आपको रेफरेंस में आ जाएगा, उसे आप रेफर करें और फिर आप राहु केतु के इस गोचर को समझने का प्रयास करें। मैं एक सूक्ष्म रूप से बतलाना चाहूंगा, किसी भी ग्रह के गोचर को हमें आपके लग्न की राशि, आपके चंद्रमा की राशि तथा उस विशेष ग्रह से किस भाव में वह ग्रह गोचर किया है, इन तीन आधार पर देखना चाहिए। और जो आध्यात्मिक सीकर है, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, अपना आध्यात्मिक प्रोग्रेशन को चाहता है, उसे तो चाहिए कि आप अपने सुदर्शन चक्र में उस गोचर को समझें, क्योंकि सुदर्शन चक्र में आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ हम समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको इस तीन रूप से तो अवश्य देखना चाहिए। पहला है आपका लग्न का राशि। जो भी आपका लग्न का राशि है, मान लीजिए आपका लग्न का राशि मेष राशि है और अभी वर्तमान में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके मेष राशि से वह द्वितीय भाव में गोचर किए हैं। उसी प्रकार आपको अपने चंद्रमा की राशि के आधार पर भी देखने की आवश्यकता है। लग्न का राशि आपको शारीरिक रूप से फल देने वाला है, मेटेरियलिस्टिक रूप से यह फिजिकल वर्ल्ड आपसे किस प्रकार इंटरैक्ट करेगा, उसे हम लग्न की राशि से देख सकते हैं। उसी प्रकार आपकी मनोस्थिति किस प्रकार की होगी, आपकी विचारधारा, आपको वह मानसिक रूप से किस प्रकार से इफेक्ट करेगा, वो हमें आपके चंद्रमा की राशि के आधार पर देखना चाहिए। मान लीजिए आप कर्क राशि के हैं, अर्थात कि आपके जन्म के समय चंद्रमा कर्क राशि में थे, तो आपके लिए राहु ग्रह आपके चंद्रमा की राशि से वह एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको एकादश भाव का भी फल देखना चाहिए। उसी प्रकार मान लीजिए आपकी कुंडली में मेष राशि आपकी लग्न की राशि है और वहां पर राहु ग्रह विद्यमान है, तो राहु ग्रह से राहु ग्रह कहां पर गोचर किए हैं, इसे भी देखना आवश्यक है, क्योंकि उसके फल में बहुत ज्यादा ऊंच नीच की स्थिति बनती है जब किसी ग्रह से विषम भाव में कोई ग्रह गोचर करते हैं या फिर तृग भाव में कोई ग्रह गोचर करते हैं। तो इन सभी विषयों को देखने के बाद ही किसी ट्रांजिट का, किसी राशि परिवर्तन का आप फल को समझें, अन्यथा आप भ्रमित ही रहेंगे और आपको जो दैनिक रूप से, जो आपको मासिक साप्ताहिक रूप से जो आपको राशिफल बताने वाले व्यक्ति लोग हैं या फिर ज्योतिषी गण हैं, वह भी आपको भ्रमित ही करते रहेंगे। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वह भी भ्रमित ही है, क्योंकि मैंने एक भी ऐसा उनका वीडियो नहीं देखा जिसमें उन्होंने क्लियर किया
कि यह राशिफल को आपको लग्न की राशि से देखना है या फिर चंद्र की राशि से देखना है। दोस्तों, आपको दोनों राशि से देखना आवश्यक है। आइए बात करते हैं मेष राशि वाले जातक के लिए राहु केतु का यह ट्रांजिट किस प्रकार का फल देने वाला है। मेष राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो राहु ग्रह के आपके द्वितीय भाव में गोचर करने के कारण आपके जमा धन में बढ़ोतरी होगी, धन के आगमन का स्रोत खुलेगा, क्योंकि कुंडली का द्वितीय भाव वेजेस का स्थान है, अर्थात कि जो दैनिक रूप से आपको पगार मिलता है। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो लेबर है, जो लेबर लोग हैं, जैसे जो लेबर लोग हैं तो उनको वेजेस हम देते हैं, लेकिन सैलरी एक अलग प्रकार का चीज़ है, वेजेस अलग प्रकार का चीज़ है। जो वेजेस है वो द्वितीय भाव है, जो सैलरी है वो आपका 11th हाउस है। तो आपके वेजेस में बढ़ोतरी होगी यदि आप ऐसे कार्य को करते हैं जिसमें आपको दैनिक रूप से, साप्ताहिक रूप से आपकी इनकम का स्रोत है, तो उसमें आपको बढ़ोतरी होगी। आपके घर परिवार में कुछ खटपट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपके संपत्ति में, आपके एसेट्स में बढ़ोतरी होगी और मानसिक रूप से कुछ स्थिति खराब होने की संभावना है। उसी प्रकार केतु ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में यह आपको पैतृक संपत्ति में नुकसान की स्थिति उत्पन्न करेंगे तथा स्पिरिचुअलिटी के लिए यह आपको अग्रसर करेंगे। कुछ लाइफ में ऐसे इवेंट्स क्रिएट होंगे कि आप स्पिरिचुअल की ओर बढ़ सकें, आपका ध्यान, आपका मन, आपका चेतना स्पिरिचुअलिटी की ओर लगे। अध्यात्म क्या है, आप अपने बारे में सोचने लग जाएं, इस प्रकार के इवेंट्स क्रिएट होंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में, विशेष रूप से आपकी कुंडली में राहु और केतु से यह ग्रह, केतु ग्रह से इनका स्थिति यदि अष्टम में हो जा रहा है, तो यह ऐसी स्थिति, ऐसी मार्केश की स्थिति उत्पन्न करेगा जिससे आपको कुछ होगा तो नहीं, लेकिन आपको बस यह फील होगा कि आप जस्ट अभी मृत्यु से निकलकर तुरंत बाहर आए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति मेष राशि वाले जातक के लिए उत्पन्न होगी। वृषभ राशि वाले जातक के लिए यह आपके फर्स्ट हाउस तथा 7th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह के फर्स्ट हाउस में गोचर करने के कारण आप अपने पूरे फुल फॉर्म में रहेंगे, आप पूरे जोश में, उत्साह में तथा चीज़ों को एंजॉय करने वाले, आपके लाइफ में समृद्धि बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में सफलता आपको प्राप्त होगी। और अष्टम भाव में केतु ग्रह गोचर करने के कारण यह आपके किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचाता है। किसी प्रकार के संबंध खराब होने की संभावना बनती है। यह आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार के अनबन को उत्थान करेगा, अनबन को देने वाला होगा तथा अपने स्पाउस से खंडन होने की संभावना है, उनसे अलगाव होने की संभावना बनती है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और छठे भाव में केतु ग्रह गोचर करेंगे। राहु ग्रह के द्वादश भाव में गोचर करने के कारण आपको ऋण की स्थिति उत्पन्न होगी। यह संभव है कि आपने पूर्व में किसी से ऋण लिया हो और उस ऋण को चुकाने में आपको अतिशय परेशानी उत्पन्न होगी। लाइफ में लॉसेस अधिक बढ़ जाएंगे। आपके शरीर का, मन का तथा धन का, इन तीनों चीज़ों का लॉस एक साथ होने लग जाएगा। खर्च की स्थिति बढ़ जाएगी, यहाँ तक हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको परेशानी उत्पन्न होने की संभावना दिखती है। उसी प्रकार केतु ग्रह आपके कुंडली के छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। तो छठे भाव में गोचर करने से वैसे डिजीज, वैसा रोग जो कि अनडायग्नोस्ड हो, जिसे खोजा ना जा सके, जिसके डायग्नोस को ना किया जा सके, वैसे डिजीज आपको उत्पन्न हो सकते हैं। या फिर कोई आप लंबे डिजीज से चल रहे हो, लंबे समस्या से परेशान हो, तो उसमें बढ़ोतरी होगी और उसके फाइंडिंग्स को डॉक्टर नहीं निकाल पाएंगे और ताकि उसका इलाज ना हो पाए। और केतु आपको असाध्य रोग देने की संभावना रखता है। आपके लिए
अर्थात कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए यह गोचर कहीं ना कहीं अशुभ फलप्रद रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे और केतु ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो कर्क राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह तो आपको अच्छा फल देने वाले हैं, लेकिन यदि आप एक मेटलिस्टिक व्यक्ति हैं तो केतु ग्रह का यह गोचर आपके लिए सुखद परिणाम उत्पन्न नहीं करेगा। राहु ग्रह आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे तो आपके नेटवर्क सर्कल में बढ़ोतरी होगी, आपके मित्र गण बढ़ेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगा, आपका जो सैलरी है, जो फिक्स्ड सैलरी है, यहाँ पर फिक्स्ड सैलरी आपका बढ़ेगा, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा। अपने नेटवर्क सर्कल से आपको अच्छे फल प्राप्त होने शुरू होंगे और जो भी समृद्धि चाहिए, जो भी समाज में मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति चाहिए किसी व्यक्ति को समाज में स्थापित होने के लिए, वह स्थापत्य आपको प्राप्त होगा राहु के इस ट्रांजिट से। लेकिन केतु ग्रह का ट्रांजिट आपके पंचम भाव में होने वाला है, तो पंचम भाव में ट्रांजिट होने के कारण संतान के लिए यह बुरा खबर है तथा आपके लव रोमांस के लाइफ के लिए, आपके वैवाहिक सुख, वैवाहिक संबंध के लिए यह समय सुखद नहीं रहने वाला। कर्क राशि वाले जातक को इस समय किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को नहीं करना चाहिए और विशेष तौर पे ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि स्पेकुलेशन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, जैसे कि शेयर, लॉटरी, सट्टा, इस प्रकार की चीज़ों में आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो विशेष रूप से आपको यह हिदायत मैं देता हूँ कि इस समय आप इन चीज़ों पर इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान होने की संभावना है। मैंने बतलाया था कि यह जो राशि परिवर्तन होगा कर्क राशि वाले जातक के लिए, यदि आप मेटलिस्टिक हैं तो आपके लिए यह परिवर्तन सुखद परिणाम नहीं देने वाला होगा, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव सुख का भी स्थान है, तो सुख का व्यय करवाएगा केतु यहाँ पर। लेकिन आप यदि एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, यदि आप पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म में लगे रहने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके लिए यह समय एक अच्छा समय सिद्ध होने वाला है। सिंह राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके दशम भाव में गोचर करने वाले हैं और केतु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो राहु ग्रह का कुंडली के 10th हाउस में गोचर करने से आपका वर्क स्थान एक अच्छे इन्वायरमेंट वाला बनेगा, एक ऐसा फेवरेबल कंडीशन आपको मिलेगा जिससे आप अपने वर्क स्थान में, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएं तथा आपके अंदर वह सभी प्रकार के शाम दाम दंड भेद, वह दांव और पेच आपके अंदर आ जाएंगे जो कि बहुत आवश्यक है अपने कर्म स्थान में आगे बढ़ने के लिए। आप उस सभी प्रकार के दांव पेच को अपनाएंगे जिससे आप आगे बढ़ पाएं। और चूंकि राहु ग्रह यहाँ पर वृषभ राशि में है, अपने मित्र की राशि शुक्र की राशि में है, तो यह आपको और अच्छा फल देने वाला होगा अपने कार्यस्थान में। केतु ग्रह के चतुर्थ भाव में गोचर करने से यह आपके सुखों में कमी उत्पन्न करेगा, जीवन में सुख समृद्धि का अभाव उत्पन्न करेगा। यह भौतिकता के लिए, भौतिकवाद के लिए यह समय आपके लिए सुखद नहीं रहेगा। आपका वर्क स्थान, आपका होम, आपका अपना घर, यह चेंज होने की संभावना है। आपका कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर हो सकता है जिस कारण आपके सुख सुविधा में कमी उत्पन्न होगी। कन्या राशि वाले जातक के लिए यह आपके नवम भाव में गोचर करेगा तथा आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा। कन्या राशि वाले जातक के लिए राहु केतु का यह गोचर सुखद परिणाम नहीं देने वाला है, क्योंकि कुंडली के नवम भाव में राहु ग्रह गोचर करेंगे और नवम भाव भाग्य का स्थान है, धर्म अध्यात्म का स्थान है, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, गुरु, पिता, इन सभी चीज़ों को कुंडली के 9th हाउस से देखते हैं। यहाँ पर राहु ग्रह आपके भाग्य में कमी उत्पन्न करेंगे, भाग्य की कमी उत्पन्न होगी। और यदि आप किसी प्रकार के मिस्टिसिज्म जैसे चीज़ों से कनेक्टेड हैं, किसी प्रकार के अकल्ट से कनेक्टेड हैं, तो यह समय आपको एक अद्भुत क्षमता दे सकता है जो कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही डीप रिसर्च कर सकते हैं। राहु ग्रह यहाँ पर आपको रिसर्च एबिलिटी देता है 9th हाउस में, लेकिन यह आपके भाग्य को खा जाएगा, यह आपके भाग्य को खाकर भाग्यहीन बना सकता है। आपको धार्मिक कार्य में अशुभता, अरुचि उत्पन्न होगी, घर में कुछ अमंगल कार्य हो सकते हैं,
और आपको इस समय एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, ऐसा बस आपको फील होगा और उस कारण आपको एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता रहेगी। और तृतीय भाव में केतु ग्रह के गोचर के कारण आपके सभी एफर्ट लॉसेस होंगे, क्योंकि कुंडली का तृतीय भाव किसी भी कार्य को करने के लिए जो एफर्ट हम डालते हैं उसका भाव है, तो उसके एफर्ट में कमी उत्पन्न होगी। यदि आप किसी कार्य में संलग्न हैं, किसी कार्य को साधना चाहते हैं, तो इस समय आपके सभी एफर्ट लॉस हो जाएंगे। और यदि आपको किसी चीज़ में एफर्ट डालने की आवश्यकता है, यदि आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आप जिस भी चीज़ में एफर्ट डालेंगे उस चीज़ से वह एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट डाल रहे हैं वह चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो पाई। तो कन्या राशि वाले जातक के लिए यह समय अच्छा परिणाम नहीं देने वाला। तुला राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और केतु ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो यदि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तुला राशि वाले जातक, यदि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत उत्तम फल देने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि राहु ग्रह का अपना दिशा माना गया है कुंडली का अष्टम भाव, उसी प्रकार केतु ग्रह का अपना दिशा कुंडली का द्वितीय भाव माना गया है। और यह भी एक कारण है कि राहु और केतु ग्रह वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में भी उच्च के माने गए हैं। तो राहु और केतु ग्रह को यहाँ पर पूरा फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है कि वह पूर्ण रूप से कार्यरत हो सके। तो राहु ग्रह खुद ब खुद एक मिस्टिकल प्लैनेट है, एक अकल्ट से रिलेट करने वाले प्लैनेट है। तो यहाँ पर जातक को एक मिस्टिकल एबिलिटी प्रदान करेंगे राहु ग्रह कि आप किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में, किसी भी आध्यात्मिक विषय में डीप जानकारी को प्राप्त कर पाएं। आपके अंदर एक रिसर्च एबिलिटी क्रिएट होगी। उस रिसर्च एबिलिटी के कारण आप दिन रात एक करके किसी विशेष गुप्त गोपनीय चीज के लिए आप रिसर्च में तत्पर हो जाएंगे। यह समय आपके वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, आपके वैवाहिक सुख को भोगने में कुछ कमी उत्पन्न कर सकता है। आपके अंदर अपने वैवाहिक सुख, यौन सुख को भोगने के प्रति बहुत ज्यादा इच्छा उत्पन्न हो सकती है, बहुत ज्यादा डिजायर उत्पन्न हो सकता है। और यदि इस प्रकार की स्थिति राहु आपके जीवन में क्रिएट करेगा, तो केतु आपके द्वितीय भाव में बैठकर आपको धन से हीन बनाने का सामर्थ्य रखता है। इस समय आपको धन की आवश्यकता बढ़ सकती है। आपके परिवार में कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं, या तो शुभ या अशुभ, जिससे आपको धन की आवश्यकता पड़े और उस धन की कमी आपको इस समय एहसास हो सकता है केतु ग्रह के द्वितीय भाव में गोचर करने के कारण। केतु ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर करने से आपको अपने परिवार से, अपने परिवार के वैल्यू सिस्टम से दूर कर सकते हैं। आप अपने परिवार के वैल्यू सिस्टम को पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बतला दूं, तुला राशि वाले जातक के लिए राहु और केतु ग्रह का यह प्लेसमेंट, राहु और केतु ग्रह का यह ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मोटिवेशन लेवल अवश्य क्रिएट किया रहेगा, जिस कारण आप मोटिवेशनली डाउन ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं यह जो योग है, यह बहुत ही एक मिस्टिकल योग बन रहा है तुला राशि वाले जातक के लिए, यदि आप इस योग को यूज कर पाए तो। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और केतु ग्रह आपके लग्न स्थान में गोचर करेंगे। तो यह समय आपको रोग उत्पन्न कर सकता है, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, आपको शरीर के निचले भाग में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। यह आपको अनेक संबंधों से जोड़ने वाला होगा। राहु ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो यह आपको अनेक संबंध स्थापित करवाएगा और उस संबंध से आप फायदा एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। आप नए कार्य को शुरू कर सकते हैं, नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, नया पार्टनरशिप आप कर सकते हैं और उस पार्टनरशिप से आपको फायदा तो होगा, लेकिन केतु ग्रह आपके लग्न स्थान में आपके अस्तित्व को एबॉलिश कर देंगे, आपके अस्तित्व को डिसॉल्व कर देंगे। आप कहीं ना कहीं समाज में अपने मूल स्तर से एक आइसोलेशन में रह सकते हैं और उस आइसोलेशन के कारण आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जो कि आपके हेल्थ से संबंधित,
आपके मनोविचार से संबंधित होगा। आप इस समय मानसिक रूप से थोड़ा अशांत भी रहेंगे। धनु राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और केतु ग्रह आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो धनु राशि वाले जातक के लिए भी यह राहु केतु का ट्रांजिट बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि राहु ग्रह बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं छठे भाव में और केतु ग्रह कुंडली के द्वादश भाव में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। यदि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपके लिए तो यह समय और भी विशेष रहने वाला है। राहु ग्रह उच्च के होकर आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। इस कारण आपके रोग, ऋण और शत्रु में कंट्रोल की स्थिति उत्पन्न होगी। आप अपने सभी प्रकार के रोग, ऋण और शत्रु को शमन करने में सामर्थ्य हो सकेंगे तथा आपके मन में एक मोटिवेशन लेवल, एक मानसिक रूप से आप बली सा फील करेंगे। इस समय आपको कोर्ट कचहरी या फिर किसी सामाजिक या फिर किसी डॉक्यूमेंटेशन के कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके कार्यस्थान में जो भी मुसीबतें उत्पन्न हो रखी हैं, ये सभी मुसीबतें इस समय समाप्त होंगी तथा केतु ग्रह आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर करके सर्वप्रथम तो आपके जीवन के सभी प्रकार के लॉसेस को रोकने वाले हैं। वहां पर सभी प्रकार के लॉसेस को रोकते हुए आपके मन का इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी के प्रति रहेगा। आपका इंटरेस्ट आउटर डायमेंशन, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के प्रति रहेगा, जो कि पराशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की ओर रहेगा। इस समय आप नेचर के उस रहस्य को समझ सकते हैं, नेचर के उस इशारे को समझ सकते हैं जो सदैव घटित होते रहता है, जो सदैव चमत्कार के समान है, लेकिन आम लोगों के लिए वह बस एक छोटा सा इवेंट है। लेकिन आप एक छोटे से इवेंट से भी बड़े चीज को एक्सट्रैक्ट इस समय कर सकेंगे। आप प्राकृतिक शक्ति से अपने तालमेल को बैठाकर अपने किसी प्रकार के इंद्रिय को जागृत कर सकते हैं। तो यह समय धनु राशि वाले जातक के लिए बहुत ही उत्तम फलप्रद रहेगा। मकर राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और केतु ग्रह आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो राहु ग्रह के पंचम भाव में गोचर करने के कारण आपका मन धर्म, अध्यात्म के प्रति थोड़ा कम लगेगा। ईश्वर से थोड़ा आस्था, विश्वास डगमगा सकता है। या फिर आप भक्त हैं, यदि आप भगवान के भक्त हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि दैनिक जीवन में भी आप किसी दिन अपनी आराधना, साधना को कर सकेंगे और किसी दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहु ग्रह आपको स्पेकुलेशन बिजनेस से गेन करवाएगा। जीवन में सुख समृद्धि की स्थिति उत्पन्न होगी, आपको सुख सुविधा प्राप्त होंगे और लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन चीजों से आपको अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। केतु ग्रह आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेंगे तो एकादश भाव में यदि आप किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, यदि कर्म स्थान को चेंज करने का प्लान बना रहे हैं, तो इस समय आपको प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि केतु ग्रह के एकादश भाव में गोचर करने के कारण मोस्ट प्रोबेबली आप अपने कर्म स्थान में 18 महीने के लिए जहां पर स्थित हैं वहीं पर स्थित रहने वाले हैं। उससे ऊपर आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन यह समय आपको ऐसे मित्रों से मिलाएगा जो कि आपके पूर्व जन्म से संबंधित लोग हैं। वे लोग आपसे इस जन्म में कभी नहीं मिले, लेकिन इस केतु के ट्रांजिट में वैसे लोगों का आगमन आपके जीवन में होगा जिनसे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, जो कि वह लोग आपसे प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं और वह प्रारब्ध से फल इस जन्म में लेकर आके वह आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह समय अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा अपने डिजायर्स पे लगाम लगाना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और केतु ग्रह आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। तो राहु ग्रह के चतुर्थ भाव में गोचर करने के कारण आपके सुख सुविधा में कमी उत्पन्न हो सकती है। आप अपनी माता, भूमि, वाहन, मकान से दूर हो सकते हैं। लेकिन राहु ग्रह आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाते ही रहेंगे। राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने से आपकी माता जी के जीवन में
कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है या फिर माता जी के तरफ से चिंताएं उत्पन्न होंगी। आपको अपनी माता जी को लेकर चिंता उत्पन्न होगी, आपकी माता जी को आपको लेकर चिंता उत्पन्न होगी। केतु ग्रह के दशम भाव में गोचर करने से आपके कर्म स्थान में एक आइसोलेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे बॉस आपको मिल सकते हैं जिनसे आपको आइसोलेटेड सा फील हो, या फिर यदि आप किसी आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र में हैं, यदि आप कोई सोशल वर्कर हैं, आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो आपको नए कार्य क्षेत्र की प्राप्ति होगी, आपको नए अपॉर्चुनिटीज की प्राप्ति होगी, जिससे आप अपने वर्क इन्वायरमेंट को और भी विस्तार दे सकें। आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं उस फील्ड में आप एक नए माइलस्टोन को रख सकते हैं। तो यह जो गोचर है यह पूर्ण रूप से आपके ऊपर आधारित है। आपने अपने जीवन को, अपने जीवन के सीकनेस को किस प्रकार कर रखा है, आप किस चीज को सीख करते हैं, उसी के अनुरूप आपको फल प्राप्त होता है। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे और केतु ग्रह आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। तो मीन राशि वाले जातक के लिए भी यह गोचर बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है। राहु ग्रह के तृतीय भाव में गोचर करने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके छोटे भाई बहन से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप जिस भी कार्य को करने के लिए एफर्ट डालेंगे वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने डिप्लोमेटिक बिहेवियर, अपने डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण आपको जीत ही हासिल होगी। आपके अंदर बहुत ही डिप्लोमेसी वाली कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, जिस कारण आप बोलने के क्षेत्र में या फिर वैसे क्षेत्र जहां पर जैसे पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, वहां पर आप अच्छे परिणाम निकाल सकेंगे, अच्छे परिणाम देने वाले सिद्ध होंगे। कुंडली के नवम भाव में केतु ग्रह गोचर करेंगे, जिस कारण आपको आध्यात्मिक उत्थान इस समय प्राप्त हो सकता है। गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपका मन धर्म अध्यात्म के प्रति लगेगा। आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस को विजिट कर सकते हैं। आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करें और स्पिरिचुअल प्लेसेस को घूमें। वैसे तीर्थ स्थान जाएं जो कि आइसोलेटेड प्लेस में है, वहाँ पर से आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस समय यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपका भाग्य उदय भी। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण राहु केतु के ट्रांजिट के ऊपर तथा आपकी राशि के अनुरूप राहु केतु का यह ट्रांजिट आपको किस प्रकार का फल देगा, यह मैंने आपको बतलाया। साथ ही यह भी बतलाया कि इस ट्रांजिट को आप अपने कुंडली में किस प्रकार से समझें। सर्वप्रथम आपको अपने लग्न की राशि के आधार पर समझना है, उसके बाद आपको अपने चंद्र की राशि के आधार पर समझना है, और राहु केतु आपके कुंडली में जहाँ पर प्लेस्ड है उस भाव से अभी कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं, उस आधार पर आपको इसका फल समझना चाहिए। यदि आप आध्यात्मिक सीकर हैं, यदि आप आत्मिक उत्थान चाहते हैं, आत्मिक परस्यूट को देखते हैं, तो आपको अपना सुदर्शन चक्र कुंडली अवश्य देखना चाहिए। उसमें राहु केतु के गोचर को आप देखें। और यदि आप नहीं जानते कि सुदर्शन चक्र किस प्रकार देखना चाहिए, सुदर्शन चक्र में राहु केतु का ट्रांजिट किस प्रकार से देखें, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपका कोई सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।